Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में हम आपकी 11th क्लास की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल की पोएम नंबर 5 जिसका नाम फादर टू सन है, इसके क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं. आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और इनको सीखने की कोशिश करेंगे कि आप इनका आंसर कैसे देते हैं. आई होप कि आपने इस कविता को बड़े ध्यान से सुना होगा जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डाली हुई है. और जो ये कविता है बहुत ही अलग तरीके की कविता है जिसमें एक पिता अपने पुत्र के लिए भावनात्मक रूप से दुखी है और वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से उसका बेटा उसके पास वापस आ जाए, क्योंकि उनको एक ही दुनिया में रहना है, एक ही ज़मीन पर रहना है. तो ये दूरी क्यों है पिता और पुत्र के बीच में. तो इस कविता को पूर्ण रूप से जानने के लिए, पूर्ण रूप से समझने के लिए आप हमारे पिछले लेक्चर में भी जा सकते हैं. तो आइए आज की इस क्लास में इसके क्वेश्चन सीरीज को हम शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो इस कविता का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपके थिंक इट आउट कॉलम में दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि डज द पोएम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जो बातें, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव इस कविता में बताया गया है एक पिता के द्वारा, क्या वो एक सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव हैं और या फिर इज़ इट फेयरली यूनिवर्सल, या फिर यह सार्वभौमिक है, यानी कि यह हर तरफ पाया जाता है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द पोएम सीम्स टू बी टॉकिंग ऑफ एन एक्सक्लूसिव पर्सनल प्रॉब्लम, कि लगता है, प्रतीत होता है कि जो ये पोएम है कि ये एक व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत जो समस्या है उसके बारे में ही बात कर रही है. बट लेकिन रियली इट इज़ नॉट सो, लेकिन सचमुच में बात ऐसी नहीं है. द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन गैप, जो कि हम जनरेशन गैप की जो समस्या हर परिवार में देख रहे हैं, यानी कि पीढ़ी अंतराल की जो समस्या हर परिवार में हम देख रहे हैं, दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड हेयर इज़ ऑफ यूनिवर्सल नेचर, जो कि सार्वभौमिक समस्या, यानी कि हर तरफ ये समस्या पाई जा रही है. अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि हाउ इज़ द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रोट आउट इन द पोएम, यानी कि किस प्रकार से इस कविता में एक पिता की मजबूरी को दर्शाया गया है, यानी कि जो पिता की मजबूरी है उसको किस तरीके से चित्रित किया गया है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं द फादर टॉट गुड आइडियल्स टू हिज सन, इस पिता ने अपने पुत्र को बहुत अच्छे आदर्श और संस्कार सिखाए थे. बट नाउ ही फील्स, लेकिन अब उसे ये महसूस होता है दैट कि ही हैज़ सोन द सीड इन द रॉन्ग लैंड, कि उसे महसूस होता है कि उसने गलत ज़मीन पर बीज बो दिए हैं, यानी कि उसने अपने बेटों के सब कुछ गलत सिखा दिया है. ही वांट्स, वह चाहता है, हिज सन टू कम बैक टू हिम, कि वह चाहता है कि उसका बेटा उसके पास वापस आ जाए. विद प्रीवियस लव, जिस तरीके से वो पहले बड़े प्यार से रहते थे, ठीक उसी प्यार प्रेम के साथ उसका बेटा उसके पास वापस आ जाए. बट दिस विश इज़ नॉट फुलफिल्ड, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होती है. आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई द फ्रेज एंड लाइन्स, यानी कि आप उन वाक्यांश और उन लाइनों को पहचानिए दैट इंडिकेट्स, जो कि प्रकट करते हैं, जो कि प्रदर्शित करते हैं डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन, यानी कि आपसे पूछा गया कि इस कविता में आपको उन वाक्यांश और लाइनों की पहचान करनी है जिनसे कि ये हमें पता चलता है कि पिता और पुत्र के बीच में दूरियां हैं. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि दीज फ्रेज एंड लाइन्स आर, यानी कि ये जो वाक्यांश और जो पंक्तियाँ पूछी गई हैं वो निम्नलिखित हैं. तो जो पहली पंक्ति है वो यह है कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मुझे यह बच्चा समझ में नहीं आता, यानी कि इसी पंक्ति के साथ इस कविता की शुरुआत होती है जिसमें पिता यह कहता है कि मुझे यह बच्चा समझ में नहीं आता है. अगला है आई नो नथिंग ऑफ हिम, कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ. नेक्स्ट है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, कि हम अजनबी की तरह बात करते हैं. आगे है व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर, कि मैं वो बता नहीं सकता जो कि उसको पसंद है. साइलेंस अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ एक प्रकार का सन्नाटा, एक प्रकार की चुप्पी छाई रहती है. अगला है वी ईच पुट आवर एन एम्प्टी हैंड, यानी कि हम एक दूसरे की तरफ एक खाली हाथ ही बढ़ा पाते हैं, ना कि वो प्रेम भाव बढ़ाते हैं. तो इन सेंटेंसेस से, इन वाक्यांश से, फ्रेजेस, लाइन से पता चलता है कि पिता और पुत्र के बीच में दूरियां हैं. इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है कि डज द पोएम हैव अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम,
क्या इस पोएम में एक लगातार रूप से प्रकट होने वाला एक सुर लय ताल है? तो इसका आंसर में आप लिखते हैं यस, जी हाँ। द पोएम हैज़ ब्यूटीफुल राइम स्कीम, यानी कि इस पोएम में बहुत ही सुंदर तरीके से सुर लय और ताल है, यानी कि तुकबंदी है। एवरी स्टेंजा हैज़ 6 लाइन्स, यानी कि हर स्टेंजा में 6 लाइनें हैं। फर्स्ट 2 स्टेंजा हैव द राइम स्कीम, यानी कि पहले 2 स्टेंजा में बहुत ही सुंदर तरीके से सुर लय ताल जैसी स्कीम है, योजना है। ABB यानी कि पहले दोनों स्टेंजा में बहुत अच्छी राइम स्कीम आपके सामने है, जो कि ABA के रूप में दर्शाई गई है। थर्ड स्टेंजा डजंट हैव एनी कंसिस्टेंट राइम स्कीम, लेकिन जो तीसरा स्टेंजा है उसमें किसी प्रकार की राइम स्कीम नहीं है, यानी कि उसमें कोई सुर लय ताल नहीं है। फोर्थ स्टेंजा हैज़ द राइम स्कीम, लेकिन फोर्थ स्टेंजा में राइम स्कीम आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ जाती है, बहुत अच्छी सुर लय ताल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो ये क्वेश्चन है ये इस पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चन है, जो कि आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, तो आप अपने क्वेश्चन को अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आ रही हैं तो आप ये सारी कोशिशें, सारे लेक्चर्स, सारे जो पोएम्स है, चैप्टर्स है, अपने मित्र को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। फॉर टुडेज क्लास हमें मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू टॉपिक, विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।